बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था और उस संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा, ऐसा संविधान में दिया हुआ है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो औपचारिक प्रधान का पद है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए कार्यपालिका का प्रधान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह न होकर के ब्रिटिश सम्राट की तरह वैधानिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। जो योग्यताएं संविधान में निश्चित की गई हैं, सबसे पहली वो भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कोई भी भारत का वो नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये प्रथम 2 शर्तें पूरी करेगा। तीसरा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। और अगली जो योग्यता है वो है ये उम्मीदवार भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर ये उसके सदस्य हैं तो इस निर्वाचन के बाद यदि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके निर्वाचन के बाद उनका जो स्थान है, जहाँ भी विधानमंडल में या संसद में जहाँ भी वो चुने हुए थे पहले, वो स्थान रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई भी वेतनभोगी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है भारत में, जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये संसदात्मक व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है और इसलिए हमारे यहाँ वास्तविक प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को मानते हुए अधिक शक्तियाँ उसको दी गई, जबकि राष्ट्रपति के पास वैधानिक प्रधान होने के कारण औपचारिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है और ये किस तरह से होता है ये जानकारी हम लोग लेंगे। ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर काम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो पद्धति है इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी सीधे जनता राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देती, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सदस्य निर्वाचित होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरा आता है निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है राज्य विधानसभाओं और 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से संसद के चुने हुए सदस्य दोनों सदनों के और राज्यों के विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। राष्ट्रपति केवल केंद्रीय शासन का नहीं बल्कि पूरे भारतीय संघ का प्रधान है, इसलिए सभी विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों से भी चुनाव के लिए मतदान किया जाता है। अब इसमें किस तरह से निर्वाचन होता है इसको हम देखेंगे। देखिए, जैसे अभी हमने बात की एकल संक्रमणीय मत पद्धति,
तो ये क्या है, इसको हम देखेंगे कैसे ये काम करती है। संसद और राज्यों और क्षेत्रीय जो संघीय क्षेत्र हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, के द्वारा होता है। ये चुनाव मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुप्त मतदान है और जीतने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। ये न्यूनतम कोटा क्या है, इसको भी देखते हैं। ये है जो कुल दिए गए मत हैं, यानी जितने मत मिले हैं टोटल, उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का भाग दिया जाता है और उसमें +1 किया जाता है। न्यूनतम कोटे की व्यवस्था इसलिए की गई जिससे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति का पद व्यक्ति प्राप्त कर सके, जिससे वो सम्मान के उचित तरीके से अनुकूल हो। प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त कर सकता है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहली पसंद की वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। अगर उसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तभी दूसरे नंबर की गिनती की जाती है। जनप्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है और कोई राज्य बहुत छोटा है, जैसे सिक्किम है, बहुत छोटा है, कुछ हज़ार जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के लोग। वहीं हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, बहुत बड़े राज्य हैं। तो उन स्थितियों में समान मत का मूल्य निकालने के लिए कुछ सिद्धांत इसमें रखे गए हैं। कुछ विशाल राज्य और कुछ छोटे राज्यों के सदस्यों की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिद्धांत ये अपनाया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के जितने मत हैं उतने मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या को निश्चित करने का सूत्र या फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है राज्य संघ के क्षेत्र की जनसंख्या भाग राज्य विधानसभा या क्षेत्रीय संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसमें 1000 का भाग लगाया जाता है। इसके आधार पर उस राज्य विशेष की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत का मूल्य निकलता है। दूसरा आता है संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य या संख्या। इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, इसमें भाग दिया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से। इस फॉर्मूले को या इस सूत्र को या इस प्रक्रिया को अपनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, समस्त सारे जो राज्य हैं उसके प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे और सभी राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर मत प्राप्त हो। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि जनता ने विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा है, तो हम ये माने कि यदि हम विधानसभाओं के पूरे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों को गिनते हैं तो ये पूरे भारत के लोगों द्वारा दिया गया मत है। ये इस तरह से
समझा जा सकता है इस चीज़ को। इसलिए ये उचित माना गया कि इन दोनों पक्षों को, जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। यानी सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग, क्योंकि सारी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी तरह से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके मतों का मूल्य बराबर किया जाता है। मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है। यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते, तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय लिया जाता है। इस तरह से जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निश्चित प्रणाली के माध्यम से होता है। ये साधारण प्रणाली नहीं है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से इसे किया जाता है। और इस प्रणाली में काफ़ी हद तक हम ये देखते हैं कि साधारण बहुमत राष्ट्रपति को बनने के लिए प्राप्त नहीं करना, बल्कि उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और पूरे भारत की जनता को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है विधानसभाओं के माध्यम से, संसद के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से। यानी राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। और इस निर्वाचन में सिर्फ सीधे मत नहीं दिया जाता, बल्कि अपने मतपत्र में जो उम्मीदवार हैं उन्हें वरीयता भी दी जाती है और उसी के आधार पर किसी भी राष्ट्रपति को निश्चित कोटा प्राप्त होने के बाद ही, यानी 50% से अधिक मत प्राप्त होने के बाद ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही।